अभी हमारे यहाँ पे 2 बैचेस रनिंग में है। एक हमारा है रुद्र बैच एंड दूसरा हमारा है यहाँ पे विराट बैच, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे रुद्र बैच के अंदर स्टैट 02 एंड मैथ 02 को कवर कर रहे हैं एंड विराट बैच के अंदर हम यहाँ पे फाउंडेशन लेवल के अपने पहले 4 सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश 01, मैथ 01, स्टैट 01 एज वेल एज कॉम्पिटिशनल थिंकिंग, इन चारों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको इन चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है या फिर अगर आपको स्टैट 02 और मैथ 02 पढ़ना है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बैचेस की डिटेल आपको जानने के लिए ये जो पर्टिकुलर वीडियोस थे, आपको ये वीडियोस देखने की ज़रूरत है एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन भी रहेगा, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए तो आप उसके लिए भी बैच में आ सकते हो। बाकी इतना ही मुझे बताना था, अब आप यहाँ पे लेक्चर को एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले विराट बैच मैथ 01 का लेक्चर 03, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे वीक 01 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इन सिंपल टर्म्स इट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू सेट्स। दो हमारे पास अगर अलग अलग सेट्स हो एंड उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए जो चीज़ यूज होती है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप देख सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 एंड वहीं दूसरी ओर एक और सेट है बी एंड इसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 एंड 5। अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, यानी कि अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 को पहले आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 हो गया, फिर 1 को 5 से करोगे तो 1 5 हो गया। अब ऐसे ही आप 2 को 1 से करोगे तो 2 1, देन 2 को 5 से करा तो 2 5, ऐसे ही 3 को 1 से करा तो 3 1, 3 को 5 से करा तो 3 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा बेसिक मल्टीप्लिकेशन रूल, जैसे आप लगाते हो सेम उसी तरीके से ही आ जाएगा, ठीक है। वहीं यहाँ पे नीचे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास कि ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है ए बी एंड बी हमारे पास दूसरा सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। अगर हम इनका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो ए क्रॉस बी करोगे तो ए के साथ 1, ए के साथ 2, ए के साथ 3, तो A1 A2 A3, ठीक है। अब ऐसे बी के साथ 1, बी के साथ 2 एंड बी के साथ 3, तो B1 B2 B3, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के तरह सोचे तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक्स कोमा वाई ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किसी भी कोऑर्डिनेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो ये जो एक्स वाली पोजीशन होती है यानी कि जो आगे वाली पोजीशन होती है, इसको हम डोमेन पोजीशन कहते हैं, और ये जो दूसरी पोजीशन होती है इसको हम रेंज पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो आपके पास कोई एक सेट है, जैसे अगर आपके पास ये जो ए क्रॉस बी है ये इस प्रकार गिवन है। अब यहाँ पे आपको पता लगाना हो कि डोमेन क्या है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आगे कौन कौन से अलग अलग यहाँ पे वैल्यू गिवन है आपको। तो आपको दिख रहा है कि ए है और बी है, यही दो अलग अलग टाइप के यहाँ पे वैल्यू है, देखो, है ना, सही कहा। तो ए और बी आपका क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक है। तो याद रखना जो भी वैल्यू हमारी आगे प्रेजेंट होती है, जो भी वैल्यू आगे होती है वो हमारी डोमेन होती है, एंड जो बाद में होती है यानी कि जैसे ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, अगेन 1 2 3 है, तो आपको पता है रिपीटेशन में तो लिखते नहीं है, तो इसलिए एक ही बार लिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आपको डोमेन देती है एंड वाई की वैल्यू आपको रेंज देती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। तो देखिए अप्लाइंग पर्टिकुलर कंडीशन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब ये जैसे हमने पीछे अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, उसमें अगर हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसी को हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसी के अंदर कंडीशन लगा दूं कोई कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐसे नंबर लेने हैं जिसका वाई वाला इवन होगा, तो यहाँ पे आप सबको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ यहाँ पे A2 को सिलेक्ट करोगे एंड B2 को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये हमको एक पर्टिकुलर रिलेशन दे देगा, ओके। तो बेसिकली आपको करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कुछ सर्टेन कंडीशन लगा देनी है, ओके। अभी डिटेल में हम आगे जानेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ समझते हुए चलेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर इनके टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हमें 4 टाइप के रिलेशन पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कब कहेंगे कि जब हमारे पास ए कॉमा ए वाला फॉर्मेट होगा, ठीक है, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा होगा हमारे रिलेशन से, ओके। अब ये ए कॉमा ए क्या होता है अभी डिटेल में जानेंगे, पहले आप कंडीशन एक बार देख लो, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपके पास ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर रिलेशन में, आर का मतलब रिलेशन होता है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपके पास ए कोमा बी भी बिलोंग करना चाहिए आर से एंड बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, यानी कि अगर 1 2 आपके रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन कह पाओगे, ओके। चलिए बहुत अच्छे। अब अगला देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर आपके पास ए बी प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर, बी सी प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर, तो आपका ए और सी भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसे लगा लो
कि अगर आपके पास 1,2 बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में, 2,4 बिलोंग कर रहा हो रिलेशन के अंदर, तो आपका 1,4 भी करना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। ओके, एंड अगर ये तीनों ही ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, तो इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा भी हुआ है कि इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एज वेल एज सिमेट्रिक, देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये मेजर कंडीशन है, ये आपको पता होनी चाहिए एंड याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। चलिए, तो देखो, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट आपको यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आए। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक सेट था एस, 1 2 3 4। अब हम क्या कर रहे हैं, एस क्रॉस एस की हेल्प से एक रिलेशन निकाल रहे हैं आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको तीन टाइप के रिलेशन दिए हुए हैं, जो कि मतलब एस क्रॉस एस से ही निकले हुए हैं, इसी के सबसेट से। तो R1 R2 और R3। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है एंड कौन सा क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, आपका ए बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे 1 1 है, ए का मतलब दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो 1 1 है, बिल्कुल है। 2 2 है, बिल्कुल है। 3 3 है, 4 4 है। तो यानी कि ये ए वाले फॉर्मेट को अप्रूवल दे रहे हैं, राइट। ओके, अब ये याद रखना ये मिनिमल कंडीशन है, मतलब कम से कम इतना होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास अलग अलग एलिमेंट है, वो उन सब में ही मतलब ए वाली चीज प्रेजेंट है। तो मतलब यस, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब अगला चेक करते हैं। यहाँ पे 1 1 है, बिल्कुल है। 2 2 भी है, 4 4 भी है, राइट। बट यहाँ पे 3 3 नहीं है कहीं पे भी। अगर 3 3 होता तो हम यहाँ पे इसको क्या पाते कि रिफ्लेक्सिव है। बट क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 एंड 4 4 है, बट 3 3 नहीं है, इसलिए हम कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। अब उसके अलावा और कुछ हो या ना हो डजेंट मैटर, एटलीस्ट ये चारों तो हैं। ठीक है, तो मतलब यस, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि R1 एंड R3 क्या है, रिफ्लेक्सिव है, बट R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, चलो अगला चेक करते हैं। अब यहाँ पे सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि आपका बी अलग अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो आपका यहाँ पे ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे आपका 1 2 है यहाँ पे, तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, है। 3 4 है, तो 4 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, हाँ है। 2 2 है, तो 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2 ही होगा, मतलब ये खुद ही आ गया। तो यस, मतलब R1 आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक भी है। ओके, चलिए सिमेट्रिक हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब नीचे देखते हैं, R2 को चेक कर लेते हैं। तो 1 2 है, तो 2 1 भी होना चाहिए, हाँ ये रहा। 2 3 है, तो 3 2 भी होना चाहिए, बिल्कुल है। 4 3 है, तो 3 4 भी होना चाहिए, बिल्कुल है। तो यस, ये भी आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट। लास्ट वाला चेक करते हैं, R3। 2 1 है, तो 1 2 भी होना चाहिए, हाँ ये रहा। 3 4 है, तो 4 2 भी होना चाहिए, हाँ है। 2 4 है, अच्छा एक सेकंड, 3 4 है, तो 4 3 होना चाहिए ना, हाँ जी। अगर 3 4 है यहाँ पे थर्ड वाला, 3 4 है, तो इसका उल्टा तो 4 3 होगा, बट यहाँ पे तो 4 3 कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि 4 3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो देखिए R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक, बट R3 इज नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है, कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, हाँ 1 3 है, बस करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यस, ये आपका ट्रांजिटिव है। अब देखिए 1 4 है, अब इसमें आगे कंडीशन ही नहीं बनाई गई। जैसे 1 4 है, अब आपके पास यहाँ पे 4 कॉमा समथिंग होना चाहिए था, तभी आप आगे बढ़ाते ना यहाँ पे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। बट यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज कुछ बुक्स ये मानती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन ना हो, तो उसको हम यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते कि वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। बट एज पर यूर सिलेबस, क्योंकि हम यहाँ पे क्लासिक मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको माना जाएगा, ये ट्रांजिटिव कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखना हमेशा, कि अगर आपके पास यहाँ पे पूरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, अगर यहाँ पे आपके पास बी बिलोंग कर रहा है आर से, बट सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन ही नहीं है, तो आप सिंपली इसको ट्रांजिटिव मान लोगे। ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। चलिए बहुत अच्छे। अब अगला चेक करते हैं। देखो 1 3 है, बट यहाँ पे 3 कोमा समथिंग है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। 1 4 है, बट 4 कोमा समथिंग नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। तो अगेन एज पर आर कोर्स हम इसको मान लेंगे कि ये भी ट्रांजिटिव है। अब अगला चेक करते हैं। 2 4 है, 4 1 है, तो आपका 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए था, हाँ ये रहा। फाइन, अच्छी बात है, राइट। अब देखो 2 1 है, 1 2 है, तो 2 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, राइट, है ना। देखो 1 2 ये रहा, 2 1 ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 1 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, राइट, और ये रहा 1 1।
ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है। अब देखो अगला चेक करते हैं। 1 4 है, 4 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए। अगेन 1 1 यहाँ पे है, तो मतलब यस ये भी आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलो अगला चेक करते हैं। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए। हाँ 1 1 ये रहा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। बट यहाँ पे आपके पास कहीं पे भी 1 3 मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब R1 R2 R3 और R4 तो आपके ट्रांजिटिव हैं, बट R5 आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो, अभी थोड़ी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला चेक करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये गिवन है 1 1 1 2 2 3 3 4 4। अब देखो इन चारों को देख के हमें पता चल गया 1 1 2 2 3 3 4 4 कि भाई साहब ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन क्या कहती थी कि आपका A, A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर। ओके, इसका मतलब सेम सेम वाले प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे हम अगला चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन होती है कि अगर ए बी आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, तो आपका बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिफ्लेक्सिव के अंदर ही। ओके, तो देखो 1 1 है, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता, तो खुद ही हो गया ये। 2 2 है, 2 2 का उल्टा खुद ही हो जाएगा। 3 3 है, 3 3 का उल्टा खुद ही हो जाएगा। 4 4 है, तो 4 4 का उल्टा खुद ही हो जाएगा। 2 3 है, तो 3 2 होना चाहिए, ये रहा। राइट, 4 1 है, तो इसका उल्टा 1 4 होना चाहिए, तो मतलब ये भी है। तो मतलब ये आपका सिमेट्रिक वाली कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। ओके, अब चलो आगे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव वाले चेक कर लेते हैं। तो देखो 1 1 है। ओके, अब देखो जैसे 1 1 है, 1 4 है, तो आपका 1 4 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये तो खुद ही हो गया। ठीक है, अब अगला चेक करते हैं। 2 2 है, 2 3 है, तो आपका 2 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये भी अगेन खुद ही हो गया। ठीक है, अब देखो 3 3 है, 3 2 है, तो आपका 3 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये भी है, खुद ही हो गया। ठीक है, अब देखो 4 4 है, अब 4 1 है, तो यहाँ पे आपके पास 4 4 4 1 यानी कि 4 1 अगेन ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है, 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये रहा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे 4 1 1 4, तो 4 4 भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये रहा। तो मतलब यस यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमने सब कुछ चेक कर लिया है, जिसमें हमारे पास ट्रांजिटिव में ये वाली कंडीशन लग रही है कि ए बी अगर आपका बिलोंग कर रहा है आर से, एंड बी सी आपका बिलोंग कर रहा है आर से, तो आपका यहाँ पे ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो यस ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव होगा। तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक तीनों ही ये फॉलो कर रहा है। अगर ये तीनों चीजों को फॉलो कर रहा है तो हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमको मैचिंग करनी है, बेसिकली चेक करना है कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो R1 को चेक करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, तो देखिए R1 के अंदर आपके पास यहाँ पे 1 3 है, 3 2 है। ओके, अगर 1 3 है, 3 2 है, अच्छा एक एक करके चेक करते हैं। पहले मान लो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपके पास पता है कि A बिलोंग करना चाहिए आर से, तो यहाँ पे तो आपके पास 1 1 है, 2 2 और 3 3 प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव तो पक्का नहीं होगा। ओके, अगला चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो आपका B, A भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो देखो 1 3 है, तो 3 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, हाँ ये रहा। 3 2 है, तो 2 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये रहा। 1 1 है, तो 1 1 का उल्टा तो खुद ही हो जाएगा, तो मतलब यस ये आपका सिमेट्रिक वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम इसको कह देंगे कि R1 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसको हम इससे मैच करेंगे। ठीक है, तो देखो R1 आपका सिमेट्रिक है। अब अगला चेक करते हैं R2। ठीक है, तो R2 में सबसे पहले हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन चेक करते हैं। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो यस इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो 1 1 2 2 और 3 3, ये इसका उल्टा तो खुद ही हो जाएंगे, तो मतलब ये तो ऑब्वियसली फॉलो कर ही रहे हैं। अब बाकी चेक करते हैं। ठीक है, 2 3 है, तो 2 3 का उल्टा 3 2 भी होना चाहिए, तो यस इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, साथ ही साथ सिमेट्रिक भी है। ओके, अब ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को चेक करते हैं। तो देखो 1 1 है, 1 1 का तो कोई आगे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। 2 3 है, 3 2 है, तो आपका 2 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये रहा। ठीक है, बहुत अच्छे। 3 2 है, 2 2 है, तो आपका 3 2 भी होना चाहिए, तो ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 2 3 है, 3 3 है, तो यहाँ पे 2 और 3 भी होना चाहिए, तो अगेन ये खुद ही हो जाएगा। तो मतलब यस ये आपका ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। अगर ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, बिकॉज ये तीनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है ना। चलो अब अगला चेक करते हैं R3 के लिए। तो यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ओके, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो 3 1 है, तो यहाँ पे 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए।
ओके। सॉरी। तो देखो यहाँ पे 3 1 है तो आपके पास 1 3 भी होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की। बट यहाँ पे कहीं पे भी 1 3 नहीं है। अगर 1 3 नहीं है तो ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा कि मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है बट रिफ्लेक्सिव है, तो आप इसको डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव से मार्क करके आओगे। तो ये फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। अब लास्ट वाले चेक करते हैं। 3 2 है, 2 1 है, तो आपके पास यहाँ पे 3 1 भी होना चाहिए, तो हाँ 3 1 है। तो मतलब ये तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वाली कंडीशन हो जाएगी, तो आप इसको ट्रांजिटिव बोलोगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके। चलिए चलिए अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 4, और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर 4 एलिमेंट है 2 4 6 8। अब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है ए एंड बी का। अब देखिए, जो भी आगे लिखा रहता है आप उसको आगे लिखते हो, ए क्रॉस बी। अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो कोई पूछे कि अगर क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होगा, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो देखिए, 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 8। तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 8। ओके। अब अगला चेक करते हैं। मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे ऊपर भी लग रही है। ठीक है। तो ये ओके, यहाँ तक सही है। अच्छा। ओके। अब देखो यहाँ पे आप क्या 1 2 1 4 मिस ही कर दिया इन्होंने, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो वैसे ही नेगलेक्ट हो जाएगा। अब अगला चेक करते हैं। 4 2 4 4 4 6 4 8। तो देखो 4 1 लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 2 4 लिखा है, तो ये रॉन्ग हो गया। अब देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 4 2 ये रहा। अब ऐसे 4 4 ये रहा, 4 6 ये रहा, 4 8 ये रहा। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो अब अगला चेक करते हैं। इफ सेट एम कंटेन्स 4 एलिमेंट। ठीक है, तो एम के अंदर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। ओके। एन कंटेन्स 3 एलिमेंट, और एन के अंदर यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं। तो एम क्रॉस एन करोगे तो यहाँ पे इसके पास कितने एलिमेंट आएंगे? तो देखिए, जब आप एम क्रॉस एन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जितने एलिमेंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जैसे पहले वाले में 4 एलिमेंट थे, दूसरे वाले में 3 एलिमेंट थे। तो अगर आप इनका क्रॉस करोगे तो 4 क्रॉस 3 यानी कि 12 एलिमेंट आपके निकल कर आएंगे। यानी कि 12 पेयर आपके बनते हैं एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। चलिए अब अगला चेक करते हैं यहाँ पे। सपोज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैव 18 एलिमेंट। अगर ए क्रॉस बी का रिजल्ट 18 एलिमेंट है, तो इनमें से ए एंड बी के एलिमेंट कौन कौन से कितने एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं? तो सिंपली आपको ऐसा देखना, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा होगा। तो 9 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 27 हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग है। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 आएगा, तो मतलब ये करेक्ट है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, ये रॉन्ग है। 6 को 3 से करोगे तो ये 18 आएगा, ये करेक्ट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा हमें ये बताना है। ठीक है। तो देखिए, एक सेट के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको मैंने बताया हुआ है कि ऑर्डर डजंट मैटर। अब आप सेट के अंदर 1 2 3 लिखो, या फिर आप सेट के अंदर 3 1 2 लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलो अगला। अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक रिलेशन क्या सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही? हाँ बिल्कुल। ठीक है। देखो, जब भी आप क्रॉस करते हो, ए क्रॉस बी करोगे, ठीक है, तो उसके हेल्प से कुछ रिजल्टेंट आता है। लेट्स से आपका यहाँ पे आ गया, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ए के अंदर हमारे पास यहाँ पे 1 2 है, एंड बी के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 4 है। तो जब आप इनका क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? आपके पास यहाँ पे 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4 आएगा, राइट? चलिए बहुत अच्छे। अब अगर आपको रिलेशन निकालना है तो कुछ सर्टेन कंडीशन लगाओगे। हम इनके रिलेशन में मैं क्या देता हूँ, हमें सिर्फ वही वाले एलिमेंट लेने हैं जिनका एक्स वाले में हमारे पास 1 वैल्यू थी। ठीक है। तो देखो, ये इसमें 1 3 और 1 4 को ही हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी कि वी हैव टू टेक ओनली दोज एलिमेंट, only those element whose x coordinate is 1। ठीक है। तो ये एक हमने सर्टेन कंडीशन लगा दी, एंड उस कंडीशन के अनुसार हमने एक रिलेशन निकाल दिया। अब आपको दिख रहा है कि ये जो रिलेशन है कहीं ना कहीं एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है। बिकॉज आप देख सकते हो कि ये जो आर है, ये कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी के अंदर प्रेजेंट है ना? देखो 1 क्रॉस 3 ये रहा, एंड आपका 1 4 ये रहा। ठीक है। तो मतलब यस, आप इसको कह सकते हो, ये भी करेक्ट है। अब अगला चेक करते हैं। इन ईच पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। मैंने भी आपको पीछे बताया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर महत्वपूर्ण है।
यहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू होती है, किसको आप पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो ये मैटर करता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। और ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकती, इसको कट कर देते हैं। चलो अब अगला चेक करते हैं। बी आपके पास एक सेट है जिसके अंदर आपके पास 3 लोग हैं, यहाँ पे अनिल, रामू और सूरज। और दूसरा सेट है जी जिसके अंदर यहाँ पे 2 लड़के हैं, नेहा और कीर्ति। बी द सेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये बॉयज एंड गर्ल्स का हमारे पास सेट है। रामू इज ब्रदर ऑफ नेहा, अनिल इज ब्रदर ऑफ कीर्ति एंड सूरज इज ब्रदर ऑफ नेहा एंड कीर्ति। ओके, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर। तो हमारे पास एक रिलेशन दे दिया इन्होंने यहाँ पे कंडीशन के साथ कि जो ए है वो बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ओके, ए आप उठा रहे हो यहाँ पे बॉय वाले सेट से, ठीक है, ए आप बॉय वाले सेट से उठा रहे हो और बी आप यहाँ पे गर्ल वाले सेट से उठा रहे हो। तो बस आपको यहाँ पे क्रॉस बताना है। तो सिंपली आपको करना है क्या, आपको ये मेंशन करना है कि कौन किसका भाई है, राइट। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो देखो हम यहाँ पे सीधे पे चले, देखो अनिल यहाँ पे ब्रदर है नेहा का, ठीक है, तो अनिल कोमा नेहा आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं अनिल कोमा नेहा का है, ठीक है। अच्छा देखो अनिल कोमा नेहा, अनिल कोमा कीर्ति, राइट। क्रॉस करना है बेसिकली आपको इसको, ठीक है, तो क्रॉस करके दिखा देते हैं, एक बार डायरेक्ट ही कर देता है, ठीक है। तो देखो जब आप बी क्रॉस जी करोगे तो क्या आएगा आपके पास, अनिल कोमा नेहा, राइट। अनिल नेहा का भाई है, अनिल कीर्ति का भाई है। ओके, अब कायदे से ऐसे बनना चाहिए था, राइट, है ना। अभी मैं क्रॉस लिख रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, अनिल नेहा अनिल कीर्ति। अब ऐसे ही यहाँ पे रामू नेहा, रामू कीर्ति और सूरज नेहा एंड सूरज कीर्ति, राइट। चलो, तो ये हमारे पास ओवरऑल हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, राइट। अब हमको यहाँ पे एक रिलेशन बोला गया है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई होना चाहिए। एंड हमको बता रखा है इन्होंने कि अनिल भाई है कीर्ति का, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अनिल कॉमा कीर्ति, राइट। अनिल कीर्ति का भाई हो गया। चलो अब अगला देखते हैं। सूरज इज ब्रदर ऑफ नेहा एंड कीर्ति, यानी कि सूरज के साथ हम यहाँ पे नेहा और कीर्ति को दोनों को लिखेंगे, ठीक है। तो सूरज के साथ आप यहाँ पे नेहा को और सूरज के साथ ही कीर्ति को भी मेंशन करोगे। ओके, चलो बहुत अच्छे। और यहाँ पे और क्या बताया, रामू इज ब्रदर ऑफ नेहा। अच्छा ये भी आगे भी स्टेटमेंट था, तो रामू ब्रदर है नेहा को, तो रामू कॉमा नेहा भी आप लिखोगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। तो ये हमारे पास आ गया है अनिल कीर्ति, सूरज नेहा, सूरज कीर्ति, रामू नेहा, ठीक है। तो ये चारों पेयर हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छे। ओके, तो अनिल कीर्ति सूरज नेहा, तो मैच कर रहे थे कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बी आर। तो देखो अनिल कीर्ति, अनिल कीर्ति, सूरज नेहा, सूरज नेहा, रामू नेहा, रामू नेहा, सूरज कीर्ति, सूरज कीर्ति, ठीक है। ओके, तो ये आपका पहला वाला ही हो गया, ठीक है, पहला वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला चेक करते हैं, यहाँ पे एक बार इनको भी देख लेते हैं। अनिल कीर्ति, रामू कीर्ति। अब रामू के साथ तो कीर्ति आ ही नहीं सकती ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। ओके, अगले से करते हैं अनिल नेहा। तो अनिल और नेहा भी नहीं है यहाँ पे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वाला अनिल कीर्ति, ठीक है, रामू नेहा, ठीक है, सूरज नेहा, तो सूरज और नेहा, हाँ ये भी ठीक है। रामू कीर्ति, अब ये रामू कीर्ति इन्होंने गलत दे दिया, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। याद रखना आपसे रिलेशन पूछा है, अगर आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछता तब आप यहाँ पे डी वाला मार्क करते, बट आपको क्योंकि रिलेशन पूछा है तो इसलिए आप ये वाला मार्क करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। आई थिंक जितना मुझे याद है शायद ये पोर्टल में आपका रॉन्ग आंसर मेंशन था, तो ये बात याद रखना जब मैंने कोऑर्डिनेटर वगैरह से डिस्कस कर रखा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका पहला वाला ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडिंग बीटेक इन फर्स्ट ईयर इन आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास के अंदर बीटेक के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके सेट को हमने यहाँ पे एस कह दिया है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन हो सकता है जो कि आपका सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती थी, सिमेट्रिक की कंडीशन होती थी कि आपका ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो आपका बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, राइट।
ये डायरेक्ट आपकी कंडीशन होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब देखो, ए इज यंगर देन बी, तो आप ए कॉमा बी को लिखोगे। अब एक बात बताओ, ए इज यंगर देन बी होगा तो आप यहाँ पे ए कॉमा बी लिख दोगे, बट आपका बी कॉमा ए भी तो आना चाहिए। बट क्या बी कॉमा ए इस कंडीशन को फुलफिल करेगा? अगर मैं आपको क्या देता हूँ कि हमारे पास दो लोग हैं, लेट से एक है राम और एक है शिव। हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जो राम है वो यंगर है शिव से, ठीक है। यंगर का मतलब बेसिकली एज में छोटा है, ओके। यानी कि शिव की एज बड़ी है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे राम कॉमा शिव को लिख पा रहे हैं अपने सेट के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे सिमेट्रिक चेक करना है, तो यहाँ पे हमें चाहिए कि भाई शिव कॉमा राम भी यहाँ पे प्रेजेंट हुए, है ना। बट अगर शिव कॉमा राम प्रेजेंट होगा तो हमें यहाँ पे कंडीशन देखनी पड़ेगी। अब कंडीशन के अनुसार तो यहाँ पे जो हमारा ए है, यानी कि जो आगे लिखा हुआ है वो यंग होना चाहिए, यानी कि शिव को छोटा होना चाहिए राम से। बट सेम टाइम पे ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल होनी पॉसिबल ही नहीं है ना। सेम टाइम पे दो लोग में से कोई एक बड़ा है एंड उसी सेम टाइम पे दूसरा वाला बड़ा हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप अगर अपने छोटे भाई बहन से बड़े हो, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि आपका छोटा जो भाई बहन है वो आपसे एकदम से बड़ा हो जाएगा, नहीं। तो ये इम्पॉसिबल केस है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला चेक करते हैं। बेसिकली आपको बस कंडीशन मैच करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, अगर आपको यहाँ पे बोल दिया गया कि ए के ज़्यादा मार्क्स आए मैथ से बी के कंपैरिजन में, यानी कि ए कॉमा बी आपके पास आ गया। अब बी कॉमा ए आपके पास यहाँ पे इस सेट के अंदर होगा, तो ये तो इसी की इनवर्स कंडीशन हो गई, है ना। अगर ए के ज़्यादा मार्क्स आए हैं बी से, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि बी के ज़्यादा मार्क्स आएंगे ए से, है ना, नॉट पॉसिबल। अब देखो, ए इज क्लासमेट ऑफ बी, ए बी का क्लासमेट है, तो क्या आप कह सकते हो कि बी भी ए का क्लासमेट होगा? हाँ बिल्कुल, ए अगर बी का क्लासमेट है तो बी भी ए का क्लासमेट है, यानी कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों ही यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहे हैं आपके इस सेट के अंदर। तो यस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला चेक करते हैं। ए इज टॉलर देन बी, ए बी से लंबा है, ठीक है। तो अगर ए बी से लंबा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि बी ए से लंबा होगा, बिकॉज बी इज शॉर्टर, ठीक है। तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चेक करना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस अ सेट, तो ये एक सेट को तोड़ता है इक्विवेलेंस रिलेशन, यस। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर आपका ये करेक्ट है तो इसका मतलब हम इसको मार्क नहीं करेंगे, हमको इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलो, इक्विवेलेंस क्लास इज सेम एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने सीखा हुआ है कि ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव तीनों ही हो एज अ एट अ सर्टेन पोजीशन, राइट। बट इक्विवेलेंस क्लास का मतलब अलग ही हो जाता है, ठीक है। ये दूसरी चीज है, अभी हमने इसको नहीं पढ़ा, ये भी हम आगे देखेंगे। बट ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। अब अगला चेक करते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला, एलिमेंट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट विल ओनली बी इन पेयर, तो क्या आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा पेयर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? तो नहीं, ये नेसेसरी नहीं है, ओके। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे बी, सी एंड डी, ठीक है। इसलिए हम इनको मार्क कर रहे हैं बिकॉज हमको इनकरेक्ट ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होते हैं? तो देखो, फंक्शन को हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं एफ एक्स, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया ये एफ एक्स क्या होता है, तो बेसिकली वाई को ही हम यहाँ पे एफ एक्स कहते हैं, ठीक है। एफ एक्स का मतलब बेसिकली वाई, ओके। अब देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि y इज एफ एक्स। अब देखो, एफ एक्स आपको आउटपुट देता है, आपका जो रिजल्ट होता है वो आपको y देगा, ठीक है। ये आपको आउटपुट देता है, वहीं x आपका इनपुट लेता है। अब ये इनपुट आउटपुट तो बहुत बच्चों वाली चीजें आपने बचपन से सीखी हैं। तो देखो, फंक्शन को ना ऐसा सोचो कि ये मशीन है, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास एक मशीन है, x आपका इनपुट लेता है, यानी कि आपकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को लेगा, उन वैल्यूज को लेके जो भी आपको यहाँ पे करना है वो सारा काम करके आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये एक मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। आप कुछ यहाँ पे वैल्यू दोगे, फंक्शन अपना काम करेगा एंड देन आपको एक रिजल्ट दे देगा, ओके। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम इनपुट देंगे, राइट। हम x की वैल्यू मान लो खुद दे देते हैं कि 1 ले लो, और या फिर x की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। तो 1 और 2 हम ये अलग-अलग वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या करेगा? आपकी जो भी इक्वेशन है उसके अंदर यहाँ पे x की जगह 1 रखेगा एंड आपको आउटपुट देगा। देखो, 2 x की जगह 1 रखा प्लस 1, आप इसको सोल्व करोगे तो 3 आएगा, तो 3 आपका आउटपुट हो गया, राइट।
ऐसे ही जब आप x की जगह 2 रखोगे, इनपुट दोगे, तो फंक्शन क्या करेगा? x की जगह 2 रखेगा, आपका सॉल्व करेगा एंड आपको फाइनली एक आउटपुट देगा जो कि आपका 5 होगा, राइट? ठीक है? चलिए, अब रिलेशन एंड फंक्शन को और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, ठीक है? तो देखो, बेसिकली एक रिलेशन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके रिलेशन की, ठीक है? बेसिकली देखो, 1 से 1 मैच हो रहा है तो ये बेसिकली आपके पास 1, 1 लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसे ही 2 4 से मैच हो रहा है तो ये आपका 2, 4 हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही है। अब ये जो आगे वाला सेट होता है, ये जो हम ऐसे जो आप कह सकते हो एलिप्टिकल शेप में हम यहाँ पे सेट की वैल्यूज लिख रहे हैं, ये आपकी एक्स की वैल्यू को डिनोट करता है। एक्स की वैल्यू मतलब आपकी इनपुट वैल्यूज। अब ये जो इनपुट वैल्यूज होती है, इनको ही हम डोमेन कहते हैं। ओके, इनको हम डोमेन कहते हैं। वहीं यहाँ पे ये जिससे मैच हो रहे हैं, ये हमारा वाई होता है, ठीक है? वाई को हम रेंज कहते हैं। याद रखना, जिससे मैच होगा उसी को हम रेंज बोलेंगे, ठीक है? अब अगेन यहाँ पे एक और एग्जांपल है, मान लो ये फंक्शन जो है वो आपका एक्स स्क्वायर के इक्वलेंट है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपकी मशीन हो गई। अब आप यहाँ पे इनपुट दोगे, इनपुट कैसे दोगे? एक्स के रूप में। तो मान लो हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 अलग अलग वैल्यू जो हम यहाँ पे इनपुट के रूप में दे रहे हैं, तो फंक्शन को वैल्यू दी, तो देखो F1, F2, F3 और F4 ये हम वैल्यूज दे रहे हैं। फंक्शन क्या करेगा? एक्स की जगह इन वैल्यूज को रखेगा, ठीक है? जैसे 1 का रख दिया तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो इसलिए हमने 1 का रिजल्ट क्या है? 1। जब आपने 2 रखा था तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसलिए हमने 2 को 4 से मैच किया है। 3 रखा था तो 3 का स्क्वायर 9, इसलिए 3 को 9 से मैच करा है। आपने जब x की वैल्यू 4 दी थी तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बन गया था फंक्शन की हेल्प से, तो ये 4 का स्क्वायर 16 था, इसलिए हमने 4 को 16 से मैच किया है। ओके, अब देखो ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ये अब हमें चेक करना है, ठीक है? तो देखो, किसी भी रिलेशन को फंक्शन की डेफिनेशन अगर आप जानोगे ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। बट इसको अगर हम एक सिंपल भाषा में समझे, तो देखो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक x से एक ही y मिलेगा, तो ये पर्टिकुलर हमारा फंक्शन कहलाएगा, एल्स ये नहीं होगा। सबसे सिंपल, सबसे बेसिक डेफिनेशन, एक x से एक ही y मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर x है, जैसे 1 है, 1 से आपके पास एक ही रिजल्ट मिल रहा है, ये नहीं कि मल्टीपल रिजल्ट मिल जा रहे हैं, ठीक है? एक x से एक ही y मिलना चाहिए। ओके, अब इसको ही हम अगर इंग्लिश भाषा में देखें, तो फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट इन सेट x is mapped या paired या linked with exactly one element in set y, ठीक है? x का एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट से यहाँ पे जुड़ना चाहिए। ओके, चलिए, अब देखिए यहाँ पे आप देख लेते हैं, तो देखो अगेन यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 4, 5 ये आपके x की वैल्यूज है। x मतलब ये आपका इनपुट हो गया, यानी कि इसको ही हम डोमेन कहते हैं, राइट? ये हमारा डोमेन है, करेक्ट है? ओके, अब ये देखो, ये जो ओवरऑल वैल्यूज होती है इनको हम कहते हैं कोडोमेन। ओके, ये जो ओवरऑल वैल्यूज होती है इसको हम कोडोमेन कहते हैं, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे भी रहते हैं जो मैप्ड नहीं हुए होंगे, यानी कि जो अकेले रह गए होंगे, ठीक है? जिनके साथ मैचिंग नहीं होगी, तो 16 और 25 ऐसे हो गए। वहीं जिनके साथ मैचिंग हुई है, ठीक है, जो मैच्ड एलिमेंट्स हैं, वो हमारे रेंज कहलाते हैं, ठीक है? तो अगेन जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि ये रेंज है, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे मैच हो रहे थे, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो जैसे हमारे पास एक रिलेशन गिवन है एक्स कॉमा वाई, और हमको यहाँ पे बताया गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। x आपका a से बिलोंग कर रहा है एंड y आपका b से बिलोंग कर रहा है, मतलब आप x की वैल्यू a से उठाओगे, y की वैल्यू आप b से उठाओगे, ठीक है? ओके, अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो, जिससे जिससे मैप्ड है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं। तो देखो, 1 यहाँ पे 2 से मैप हो रहा है तो हमने 1 2 लिख दिया। 2 आपका 5 से मैप हो रहा है तो ये 2 5 हो गया। 4 आपका 17 से मैच हो रहा है तो 4 17 लिख दिया। 5 आपका 26 से मैच हो रहा है तो 5 26 लिख दिया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक x से एक ही y की वैल्यू मिली है ना? तो यानी कि ये फंक्शन है। ओके, याद रखना, आपका डायग्राम कभी भी इस तरीके से नहीं जाना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे ऐसे दो रिजल्ट निकल रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगेन यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसकी हेल्प से आपको यहाँ पे और बेटर क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की, ठीक है? तो देखिए, एक्स हमारे पास ये रहा 1 2 3 4, वाई हमारे पास ये रहा ए बी सी डी, ठीक है? अब देखो, एक्स के जो ओवरऑल एलिमेंट है ये हमारे डोमेन है, तो देखो डोमेन क्या हो गया आपके पास? 1 2 3 4 ये एक्स वाली वैल्यूज। ओके, अब रेंज क्या होगा? मैप्ड वाई, वाई के अंदर जो मैप्ड चीजें हैं उनको हम यहाँ पे रेंज कहते हैं। तो ये आपका ए बी सी, ये तीन लोग हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ मैच हुआ है ना, तो ये आपका रेंज हो जाएगा। वहीं कोडोमेन की बात करें तो यहाँ पे वाई के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे हमारे कोडोमेन होते हैं, तो ए बी सी डी हो जाएगा। ओके, ऑल वैल्यूज ऑफ वाई।
अब चेक करना है फंक्शन है या नहीं है, तो आपको बस ये देखना है कि एक एक्स से एक ही वाई निकल रहा है ना। तो देखो 1 से आपके पास यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है ना बी, ठीक है। अब देखो 2 से एक ही वैल्यू मिल रही है ना आपको सी, सही है। 3 से एक ही वैल्यू मिल रही है ना ए, 4 से एक ही वैल्यू मिल रही है ना सी, ठीक है, तो चलेगा। अब याद रखना कि यहाँ पे दो अलग अलग एक्स से एक वाई हो सकता है, बट एक एक्स से दो अलग अलग वाई नहीं होने चाहिए। ओके, तो मतलब यस ये आपका फंक्शन है, तो यस हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड केस चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 से आपके पास बी मिल रहा है, यानी कि एक एक्स से एक वाई करेक्ट है। 2 से आपको यहाँ पे सी मिल रहा है, तो एक एक्स से एक वाई करेक्ट है। बट 3 से ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा 3 से आपको ए भी मिल रहा है और 3 से ही आपको डी भी मिल रहा है। तो यानी कि एक ही एक्स से यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं वाई की, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है। ओके, एक एक्स से एक ही वाई होना चाहिए, अगर मल्टीपल वाई हो गए तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा नहीं है। ओके, चलिए, अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को पहचानते कैसे, ये तो देख लिया। टाइप्स ऑफ फंक्शन भी अब देख लेना चाहिए, जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग सके इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो देखिए टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के फंक्शन होते हैं बेसिकली। पहला होता है इंजेक्टिव, इसको हम वन वन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, दोनों ही नाम आपको पता होना चाहिए। इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन, नाम से पता चल रहा है कि एक से एक ही चीज जुड़ी होनी चाहिए, राइट। तो देखो फॉर वन एक्स देयर मस्ट बी ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई, तो एक एक्स से एक ही वाई जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी नहीं लगनी चाहिए, जैसे ये इसमें लगी हुई है ना कि एक दो अलग अलग यहाँ पे एक्स से एक ही वाई मिला हुआ है ना। तो यहाँ पे वो वाली कंडीशन भी नहीं चाहिए, वन वन एक से एक ही मैच हो बस, ठीक है। ओके, तो ये देखो आपको इसमें दिख रहा होगा कि 1 से 3 मैच है, 2 से 5 मैच है, दैट्स इट। तो ये आपका इंजेक्टिव हो जाएगा। इंजेक्टिव मतलब वन वन फंक्शन। ओके, दूसरा हमारे पास होता है सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम होता है ऑन टू, ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। देखो सरजेक्टिव में क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू आपके कोडोमेन में होती है उनको हम रेंज के रूप में यूज कर लेते हैं, यानी कि रेंज आपका इक्विवेलेंट हो जाता है कोडोमेन से। ओके, यानी कि आपके पास बेसिकली जो भी वैल्यूज है यहाँ पे कोडोमेन के अंदर प्रेजेंट है उन सबके साथ ही यहाँ पे मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोडोमेन में आपको दिख रहा है 4,5 है, एंड रेंज भी आपका 4,5 है, बिकॉज ये दोनों ही एलिमेंट कहीं ना कहीं मैप्ड हैं। ओके, तो इसलिए ये आपका ऑन टू कहलाएगा। बाइजेक्टिव की बात करें तो ऐसे फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टाइम पे, तो उनको हम यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। ओके, चलिए, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो पहले वन वन चेक करते हैं। तो देखो एक एक्स से एक ही वाई निकलना चाहिए, तो एक एक्स से एक वाई निकल रहा है, सही है। एक एक्स से एक वाई निकल रहा है, सही है। एक एक्स से एक ही वाई निकल रहा है, सही है। एक एक्स से एक ही वाई निकल रहा है, सही है। तो मतलब यस ये आपका वन वन तो होगा। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे मैप्ड होने चाहिए, तभी आपका कोडोमेन और रेंज बराबर होगा। बट यहाँ पे ई और एफ तो अकेले रह गए ना, ये मैप्ड ही नहीं हुए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपका ऑन टू नहीं है। ओके, चलो अगला चेक करते हैं। एक एक्स से एक ही वाई आना चाहिए। ओके, एक एक्स से एक वाई, एक एक्स से एक ही वाई, बट यहाँ पे गड़बड़ी हो गई कि दो 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 अलग अलग एक्स यहाँ पे सेम वाई दे दे रहे हैं आपको। तो इसका मतलब ये वन वन भी नहीं है, बिकॉज वन वन में वन से वन ही मार्क्ड होना चाहिए, यहाँ पे कभी भी ऐसा कोई भी सेटअप नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये वन वन नहीं है। ऑन टू है या नहीं, तो देखो यहाँ पे भी अगेन ई और एफ अकेले रह गए, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका रेंज और कोडोमेन इक्वलेंट नहीं है। ओके, रेंज और कोडोमेन कब इक्विवेलेंट होता है, जब आपके पास कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे मैप्ड रहते हैं, ठीक है। जैसे इसको देखते हैं अब यहाँ पे, तो देखो वन आपका ए से मैप्ड है एंड टू आपका ए से मैप्ड है। अब यहाँ पे दो अलग अलग लोग एक ही से मैप्ड हो गए, तो इसका मतलब ये वन वन तो नहीं है। ओके, बट ये आपका ऑन टू है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे तीन एलिमेंट प्रेजेंट है आपके कोडोमेन के अंदर, एंड तीनों ही एलिमेंट यहाँ पे मैप्ड है, यानी कि रेंज आपका कोडोमेन के इक्विवेलेंट है। तो मतलब यस ये आपका ऑन टू हो जाएगा, राइट। चलो अगला देखते हैं अब यहाँ पे। तो देखो एक से एक मिल रहा है, एक से एक मिल रहा है, एक से एक ही मिल रहा है, एक से एक ही मिल रहा है, तो मतलब यस ये वन वन तो हो गया। अब ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू भी है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर वो सारे के सारे आपके मैप्ड हैं। ओके, यानी कि रेंज और कोडोमेन आपका इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो सपोज फंक्शन z टू z इज अ डिफाइंड एज बाय ये, ठीक है। तो z टू z का मतलब हो गया बेसिकली आपको ये आपको बता रहा है डोमेन, एंड ये आपको बता रहा है कोडोमेन, ठीक है। और z का मतलब होता है इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर्स। ओके, तो ये आपका डोमेन देता है, ये आपका कोडोमेन देता है, ठीक है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, आपको बताना चाहिए। फंक्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है और आपको बताना है द वैल्यू ऑफ एफ के एट के इक्वल टू 4। तो बेसिकली आपको के की जगह 4 रखना है बस, ठीक है। एफ ऑफ 4 आपका क्या हो जाएगा, अब देखो के की जगह 4 रख दो, तो 4 का क्यूब
प्लस 4 टाइम्स के, सॉरी 4 टाइम्स 4 हो जाएगा ना, 4 टाइम्स 4 -10। तो देखो 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 4 टाइम्स 4 करोगे तो 16 हो जाएगा -10। ओके, तो 64 प्लस 6 यानी कि आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, चलो अब अगला चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 एंड डोमेन ऑफ एफ इस प्रकार है। अब हमें बताना है कि कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, तो डोमेन हमको यहाँ पे दे दिया, बेसिकली अब हमको एग्जैक्ट डोमेन पूछ रहा है। ठीक है, ओके, ये एक छोटी सी आपको डेफिनेशन दी है, कंफ्यूज करने के लिए पार्ट दिया है, इसको इग्नोर करना। सीधे हमको यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या करना है, डोमेन और रेंज निकालना है। ओके, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस 5, राइट। अब आपको ये चेक करना है। तो देखो ये मॉड ऑफ एक्स है और ये प्लस साथ में 5 है। अब देखो डोमेन मैंने आपको बताया था कि डोमेन का मीनिंग क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स। वही आपका रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कह लो, फॉर कह लो वाई। ठीक है, वाई या फिर आप इसी को एफ एक्स कहते हो। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन और ये हमारा रेंज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स की आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, तो आप कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो कुछ भी उठा के डाल दो। अगर हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे आपका होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे आपका इंटीजर हो, चाहे आपका इरेशनल हो, चाहे रैशनल हो, तो इसका मतलब यस हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो इसका मतलब आपका जो डोमेन हो जाएगा वो आपका यहाँ पे रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज रियल नंबर, तो पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे रेंज चेक करते हैं, रेंज का मतलब एफ एक्स जो आपका रिजल्ट आने वाला है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मॉड एक्स है, मॉड में आपको पता है कि कुछ भी डालो तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है, राइट। मॉडुलस फंक्शन का काम ये रहता है कि ये आपको पवित्र करता है। ठीक है, ये आपके जितने भी आपने आज तक बुरे कर्म करे हैं ये इन सबको खा जाता है। ठीक है, तो आप मॉड के अंदर जैसे आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेट सपोज, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक्स की वैल्यू मान लो आप 2 रखोगे, तो मॉड ऑफ 2 आपको रिजल्ट के रूप में 2 देगा। एक्स की वैल्यू अगर आप माइनस में 2 रखोगे तो आपको यहाँ पे भी 2 ही मिलेगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव कर देता है चीज़ों को। ठीक है, इवन आप एक्स की जगह यहाँ पे मेरा नाम लिखोगे, निकांश। ठीक है, अपने नाम की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, NIKANSH है। ठीक है, निकांश। तो मॉडुलस क्या करेगा, निकांश के आगे मान लो अगर आप नेगेटिव भी लगा दे रहे हो, तो नेगेटिव निकांश को ये पॉजिटिव निकांश कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे जितने भी बुरे कर्म करे हैं उन सबको गायब कर देगा, ऑल दो मैंने बुरे कर्म नहीं करे हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो ये आपको एक सिंपल सी वाली बात बता दी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को रखता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है एंड साथ में +5 लिखा है विच इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करोगे तो एफ एक्स जो होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है ना। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, राइट, है ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये नेगेटिव नंबर को बिल्कुल भी फिल नहीं करेगा। अगर नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड नहीं हो सकते तो रियल नंबर तो पक्का पक्की बात है ये नहीं होगा, राइट। ओके, अब सोचो एक्स की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो पॉजिटिव होगा ये तो हमें पता है। सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर आप सोचो। ठीक है, तो सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर आपके पास यहाँ पे हो सकता है 0, राइट। तो हम चाहें तो यहाँ पे सबसे छोटा 0 डाल के देख सकते हैं कि कम से कम इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, मॉड ऑफ 0 + 5, तो एफ एक्स आपका यहाँ पे 5 आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आएगी एफ एक्स की वो 5 आ रही है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स के थ्रू आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हो, यानी कि आपका वाई निकाल रहे हो, तो ये 5 आ रही है, राइट। तो इसका मतलब आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 होगी। 5 को हम इंक्लूड करेंगे एंड बाकी तो बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, ये तो मिनिमम वैल्यू है, बड़ी कुछ भी हो सकती है तो हम इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो 5 से लेके आपका इन्फिनिटी यहाँ पे आपका एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड हम 5 को इंक्लूड करेंगे तो ये आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा कि कम से कम यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यू आ रही है ना। चलो बहुत अच्छे, अब अगला चेक करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। चलो अब देखते हैं, लेट अ फंक्शन आर टू आर, यहाँ पे आपका रेंज भी आर है एंड साथ ही साथ, सॉरी रेंज कह रहा हूँ, आपका डोमेन भी आर है एंड साथ ही साथ कोडोमेन भी आर है। फंक्शन कुछ इस प्रकार गिवन है एंड आपको बताने में से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या है यहाँ पे, मॉड के अंदर आपके पास x + 4 है एंड 4x - 10 है।
ओके। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये आपका इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। ओके, अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, इंजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन, ठीक है। वन वन है या नहीं है आपका फंक्शन। ओके, अब वन वन के लिए आपको चाहिए रहता है कि आपके पास एक एक्स से एक ही वैल्यू आए, राइट। सही कहा। बट आप यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो कि एक्स की वैल्यू आप क्या ले सकते हो। मतलब एक एक्स से एक ही वाई आना चाहिए, है ना। वन वन तो यही कहता है ना आपके पास, कि एक एक्स से एक ही वाई आना चाहिए। हमेशा ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, राइट। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स प्लस फोर है और मल्टीप्लाई कर रखा है फोर एक्स माइनस टेन से। अब देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दिखाओगे, एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे माइनस फोर रख दे, तो आपके पास एफ एक्स कितना आएगा। एफ एक्स यहाँ पे माइनस फोर रखने पे कितना हो जाएगा, तो एक बार देखो, माइनस फोर प्लस फोर, फोर टाइम्स माइनस फोर माइनस टेन। फोर माइनस फोर करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो टाइम्स एनीथिंग इज जीरो। तो आपका एफ एक्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जीरो आ रहा है, राइट। तो मतलब एक्स की वैल्यू माइनस फोर रखने पे आपके पास वाई यहाँ पे जीरो आ रहा है, राइट। तो मतलब माइनस फोर कॉमा जीरो आपके पास एक चीज हो गई यहाँ पे जो प्रेजेंट है। ओके, अब देखो, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे फोर एक्स माइनस टेन को यूज करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम एक्स की वैल्यू, जैसे आप इसको बेसिकली जीरो से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे टेन बाई फोर। तो ये आपका हो जाएगा फाइव बाई टू, यानी कि 2.5 के अराउंड लगभग, ठीक है। तो 2.5 आ रहा है। अब देखो, जब आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2.5 है, ओके, जब आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2.5 है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास एफ एक्स कितना आ रहा है, तो देखो, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2.5 प्लस फोर, फोर टाइम्स 2.5 माइनस टेन। तो ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, राइट। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे इसको हम लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2.5 कॉमा जीरो। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो अलग अलग एक्स से आपकी सेम वैल्यू आ गई वाई की, इसका मतलब ये वन वन तो पक्की बात है नहीं है, राइट। तो कभी भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन फंक्शन हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो भी अलग अलग चीजें की हुई ना, आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे, एक्स की वैल्यू आपके पास अपने आप आ जाएगी। एंड आप उस एक्स की वैल्यू के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपका जो एफ एक्स है, क्या वो सेम आ रहा है या अलग, ठीक है। अगर सेम आ जाएगा तो आप यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, एंड क्या पाओगे कि वन वन तो नहीं होगा। ओके, इसका मतलब ये आपका इंजेक्टिव तो पक्की बात है नहीं है, ठीक है। अब टेंशन मत लो, अगर नहीं समझ आया तो इसका एक और मेथड रहता है, जिसको हम कहते हैं एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मेथड। ओके, हम इसके थ्रू भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, बेसिकली अभी आगे और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये वन वन को चेक करने का एक मैथमेटिकल मेथड है, ठीक है। आपको करना क्या होता है, आपको एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू से स्टार्ट करना होता है, एंड आपको चाहिए रहता है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाए। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो पाएगी, तो आप क्या दोगे कि आपका जो भी फंक्शन है वो वन वन है, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है, अभी इस ट्रिक को हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसका बी पार्ट करते हैं आगे का, यानी कि अब हमें चेक करना है कि क्या ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। ओके, चेक करते हैं ये सर्जेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, राइट। ऑन टू, एंड ऑन टू का मतलब होता है कि जब आपके पास फंक्शन में ए वाली कंडीशन फुलफिल हो रही हो, कि जब आपका रेंज एंड कोडोमेन आपस में इक्विवेलेंट हो जाए, राइट। तो इसको ही हम कहते हैं ऑन टू कंडीशन। तो देखो, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है ना। जैसे आपको कोडोमेन यहाँ पे मेंशन है कि रियल नंबर है, राइट। तो देखो, जो कोडोमेन है वो तो आपका रियल नंबर है। बट रेंज की बात करोगे, रिजल्ट की बात करोगे, तो देखो, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी कुछ यहाँ पे गेम खेला जाएगा, आप एक्स की वैल्यू रखोगे रखोगे, उसके बाद यहाँ पे बाहर एक मॉड्यूलस लगा हुआ है। एंड ये मॉड्यूलस क्या करते हैं, आपके पास जो भी अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर है, चाहे नेगेटिव है, चाहे आपका बड़ा नंबर है, चाहे छोटा नंबर है, ये सबको पॉजिटिव बना देगा, राइट। तो यहाँ पे ओनली पॉजिटिव नंबर है, राइट, है ना। यानी कि आर प्लस ओनली पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे रेंज और कोडोमेन आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, बिकॉज रियल नंबर के अंदर आपके पास नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन सारी वैल्यूज आ जाती हैं। बट हमारे पास यहाँ पे रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, यानी कि हमेशा पॉजिटिव आने वाले नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका रेंज और कोडोमेन आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका सर्जेक्टिव भी नहीं है। अगर ये वन वन नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स आ जाते हैं। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट
फॉल्स है, ठीक है। तो देखिए, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो ये तो आपका ट्रू है, ठीक है, ये करेक्ट बात है बिल्कुल, ठीक है, फैक्चुअल डेटा। अ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, तो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव यानी कि वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा तभी आप बाइजेक्टिव क्या पाओगे किसी फंक्शन को, तो ये भी सही बात है। ओके, चलो अगला चेक करते हैं। एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, क्या सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं? नहीं, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। ओके, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ डोमेन, डोमेन से कोडोमेन निकलता है? नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमको तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करनी थी, तो इसलिए हम यहाँ पे सी और डी को मार्क करके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे चेक करते हैं। मान लो हमारे पास एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड कुछ हमको यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंजेक्टिव, तो अब हमें चेक करना है इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जो इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब हो गया वन वन, राइट। तो आपको वन वन चेक करना है। अब देखो, जो मैंने अभी आपको पीछे टेक्निक बताई थी ये वाली एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वाली, इसका यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे काफी आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके चेक करते हैं, पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो हमको करना है क्या, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू से स्टार्ट करना है एंड एंड में हमें लाना होगा कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है या नहीं, ठीक है। तो पहले एफ एक्स वन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो एफ एक्स वन क्या होगा, जहां पे आपका एक्स लिखा हुआ है आप उसकी जगह चुपचाप क्या करोगे, एक्स वन लिख दोगे, राइट। तो देखो अंडर रूट टेन माइनस एक्स की जगह एक्स वन, ऐसे ही आपका एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स टू लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे भी एक्स की जगह एक्स टू लिख दोगे, ठीक है। अब बोथ साइड हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये टेन माइनस एक्स वन हो जाएगा इक्वल टू टेन माइनस एक्स टू, राइट। टेन से टेन कटा तो ये माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टू आ गया, माइनस से माइनस कटा तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। अब अगर आपका एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंच पाए हो, तो इसका मतलब यस ये आपका वन वन है, ठीक है। सो इट्स अ वन वन फंक्शन, इट्स वन वन, वन वन मतलब इंजेक्टिव। तो मतलब यस पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला हमारा राइट हो जाएगा। अब ऐसे ही हम अगला चेक करते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, यहाँ पे एक मैं बॉर्डर लाइन बना देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। चलो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो इसमें भी हम सेम कंडीशन लगाएंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, राइट। तो देखो सेवन एक्स की जगह हम यहाँ पे एक्स वन लिखेंगे प्लस सिक्स अपॉन में थ्री टाइम्स एक्स वन, राइट। अभी इधर देखो सेवन टाइम्स एक्स की जगह एक्स टू लिखेंगे प्लस में सिक्स अपॉन में थ्री टाइम्स एक्स टू। ओके, चलो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप काट नहीं सकते हो, आपको पता नहीं है यहाँ पे कि एक्स वन और एक्स टू इक्वलेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसको सिंपल आप सॉल्व करोगे जैसे आप करते आए हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। थ्री को काट सकते हैं, थ्री से एक्स टू को आप उधर भेजोगे तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा सेवन टाइम्स एक्स वन प्लस सिक्स से इक्वल टू एक्स वन को आप इधर भेजोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा सेवन टाइम्स एक्स टू प्लस सिक्स से, ठीक है। तो देखो सेवन टाइम्स एक्स वन एक्स टू प्लस सिक्स एक्स टू आ रहा है इक्वल टू सेवन टाइम्स एक्स वन एक्स टू प्लस सिक्स एक्स वन आ रहा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है तो कट हो जाएगा, राइट। अब बचा गया सिक्स एक्स टू इक्वल टू सिक्स एक्स वन, सिक्स से सिक्स कटा एक्स टू इक्वल टू एक्स वन आ गया, तो मतलब यस अगेन यहाँ पे वन वन फंक्शन है, इट्स वन वन फंक्शन, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे थर्ड वाले के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, टू टाइम्स एक्स वन प्लस नाइन इक्वल टू टू टाइम्स एक्स टू प्लस नाइन, नाइन से नाइन कटा टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू बचा, टू से टू कटा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, मतलब यस इट्स अगेन अब वन वन यानी कि सो इट्स अगेन अ इंजेक्टिव फंक्शन। अब लास्ट वाले को चेक करते हैं, ठीक है, इसको हमें नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। ओके, अब आप कहोगे कि भैया ये तो हर बार ही आ रहा है, हर बार नहीं आएगा, ठीक है। अभी फोर्थ वाले में चेक करते हैं तो देख लेते हैं। तो देखो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, फाइव टाइम्स एक्स वन प्लस फोर, टू टाइम्स एक्स वन माइनस थ्री अपॉन में टू इक्वल टू टू टाइम्स सॉरी टू टाइम्स लिख दिया ना, फाइव टाइम्स था, फाइव टाइम्स एक्स टू प्लस फोर, टू टाइम्स एक्स टू माइनस थ्री अपॉन में टू, राइट। चलो अब देखो टू से टू कट गया, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, करके एक बार देखते हैं, ठीक है। तो देखो
मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5x1 को 2x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x1 का स्क्वायर आएगा। 5x1 को 3 से करोगे, -3 से, तो ये आपका -15x1 हो जाएगा। 4 को 2x1 से करोगे तो ये आपका 8x1 आ जाएगा, माइनस में 12, ठीक है, इक्वल टू 10x2 का स्क्वायर -15x2 प्लस 8x2 -12, ठीक है। तो देखो -12 से -12 कट गया, 10x1 का स्क्वायर माइनस में 15 15x1 प्लस 8x1, ठीक है, माइनस का ये प्लस का ये, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 7, ठीक है, 7x1 इक्वल टू 10x2 का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स x2। अब इसके आगे तो हम ले जा ही नहीं सकते, अब आगे कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम अगर कुछ कर नहीं सकते हैं, देर इज नो फर्दर स्टेप, तो इसका मतलब है हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा, है ना। यानी कि प्रूव हो गया कि x1 और x2 आपस में इक्वलेंट नहीं है। अगर ये आपस में इक्वलेंट नहीं है तो इसका मतलब इट्स नॉट अ इंजेक्टिव फंक्शन, राइट, फंक्शन। तो इसका मतलब है ये लास्ट वाला आप मार्क नहीं करोगे, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बोला गया है सपोज अ फंक्शन z, यानी कि आपका यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों ही इंटीजर्स हैं। फंक्शन आपका ax प्लस बी है। तो यहाँ पे आपकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी इंटीजर्स की, जो आप a और b के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सिंपल वैल्यूज रख के चेक करना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, इसको मैं चाहूंगा कि आप खुद से ट्राई करो एंड इसको एज अ होमवर्क लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ए आपके पास एक सेट है यहाँ पे, जहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका जो एक्स है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड ये इसकी जो वैल्यूज है वो 10 से कम है। ओके, तो कंडीशन मैच करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखो ए के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यूज है एक्स की एंड वो एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड ये 10 से छोटा है एंड साथ ही साथ आपका ये ऑड भी है, ठीक है। तो देखो ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे होने चाहिए, राइट, 1, 3, 5, 7, 9, राइट। बी देखते हैं, बी में आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रही है वाई की। वाई आपका नेचुरल नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसकी वैल्यू 15 से 40 के इन बिटवीन है। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर सोचो जिनकी वैल्यू 15 से 40 के इन बिटवीन हो। 16 हो सकता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, 25 हो सकता है बिकॉज वो 5 का स्क्वायर होता है एंड आपका 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो सकता है। यही तीनों लोग हैं जो इस ब्रैकेट के अंदर आराम से फिट हो रहे हैं, राइट, है ना। चलो बहुत अच्छे। अब ये अगर इस ब्रैकेट के अंदर आराम से फिट हो रहे हैं तो हम लिख सकते हैं। अब हमें निकालने के बी क्रॉस ए, ठीक है। तो बी क्रॉस ए निकाल के हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसेट होगा। ओके, तो बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं, काफी आराम से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, हम इसको कर सकते हैं। तो देखो 16 को 1 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16,1, 16,3, ठीक है। 16 को 1 से करा, 16 को 3 से करा, 16 को 5 से करा, 16 को 7 से करा, 16 को 9 से करा, ऐसे करेंगे, ठीक है। 16,5, 16,7, 16,9, ठीक है। अब ऐसे ही 25 के साथ भी आप कर सकते हो, 25,1, 25,3, 25,5, 25,7, 25,9। अब 36 के साथ करेंगे तो 36,1, 36,3, 36,5, 36,7 एंड साथ ही साथ 36,9, ठीक है। तो ये आपका बी क्रॉस ए आ गया, राइट। अब आपको चेक करना है इनमें से कौन सा सबसेट है। सबसेट का मतलब बेसिकली यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो देखो 36,3, 25,5, 36,6, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 36,6 तो यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट ही नहीं है, है ना। 36,1, 36,3, 36,5, 36,7, 36,9 है। तो ये वाला एलिमेंट ही प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलो अब अगला चेक करते हैं, यहाँ पे बी पार्ट 1,25, तो 1 कॉमा वाली फॉर्मेट में तो कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। 16,5, हाँ ये रहा। 25,9, ओके ये रहा। 36,3, ये रहा। 16,1, ये रहा। तो मतलब हाँ ये आपका हो सकता है, ठीक है, ये सबसेट पॉसिबल है। अगला चेक करते हैं 116, ये रहा, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, येलो से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये रहा। 15,16, सॉरी 5,16, 5 कॉमा वाला कोई फॉर्मेट पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ए क्रॉस ए का क्या सबसेट होगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं।
तो ए आपने देखा था कि ए की कुछ वैल्यूज थी यहाँ पे 13579। अगर आप ए को ए के साथ ही क्रॉस करवाओगे, ठीक है, यानी कि 13579, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये रिजल्टेंट आएगा 1113, देखे वन के साथ देखो, इस वाले वन को सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1113151719 हो जाएगा, राइट। अब ऐसे थ्री को सबके साथ कर सकते हैं, तो देखो 3133353739, राइट। अब ऐसे फाइव के साथ कर सकते हैं, तो देखो 5153555759, ठीक है। 7173757779। अब लास्ट में 9 वाला चेक करते हैं, तो देखो 91939597 एंड 9,9, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्रॉस ए की वैल्यू से हम इनको चेक कर लेते हैं। तो 13 आपका है यहाँ पे, हाँ ये रहा। 35 है, 35 भी है। 59 है, 59 भी है। 73 है, 73 भी है। 77 है, हाँ 77 भी है। तो मतलब यहाँ पे तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके, तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है कि यस, ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट ही आ जाएगा, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी को इवन चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप चेक करोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 25,25 है, यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने जैसे 3,3 है, कहीं पे भी 3 है, ठीक है। 1,5 है, हाँ 1,5 भी है। 3,6 है, 3,6 है ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। 35, हाँ है। 51 भी है। 94 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। आप इसको आराम से कर सकते हो। ओके, चलो अब अगला चेक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सी पार्ट में थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करके दिया गया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए करके फिर बताओ यहाँ पे कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। चलो, तो देखते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए, तो देखो बी क्रॉस ए तो अभी आपने देखा था, यहाँ पे निकाला था पीछे, है ना। देखो ये रहा, सॉरी, चलिए। तो देखो ये रहा आपका बी क्रॉस ए, राइट। अभी आपने इसको यहाँ पे सॉल्व करा था, निकाला था, इसको वहां पे ले चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी क्रॉस ए हो गया। अब आपको करना क्या है, इसी को मल्टीप्लाई करना है ए से, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ए से। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम स्मार्ट प्ले करेंगे, पूरा दोबारा से दुनिया भर का नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। ए की क्या पॉसिबल वैल्यूज थी, 13579, 1357 एंड 9, ये पॉसिबल वैल्यूज थी आपके पास, राइट। अब इन पॉसिबल वैल्यूज को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो 1 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट तो यहाँ से मिलेगा, बाकी दूसरा और तीसरा एलिमेंट यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे ये 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 पे कहीं पे है भी नहीं, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। 5 के साथ देख लेते हैं। तो 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 25 और कॉमा 9 प्रेजेंट होना चाहिए। 25,9 प्रेजेंट है, ये रहा, है ना। तो देखो 5 25,9 है, तो बताइए ये पॉसिबल है। 3 के साथ देखते हैं। 3 ये रहा। 36,9 प्रेजेंट होना चाहिए, तो 36,9 ये रहा, मतलब यस ये भी पॉसिबल है। 5 के साथ देख लेते हैं, तो 5 के साथ अगेन 16,1 है, यस पहला ही एलिमेंट है, ये रहा, तो मतलब यस ये पॉसिबल है। तो मतलब पहले छोड़ के यहाँ पे बाकी तीनों ही वैल्यूज यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है m क्रॉस m, उसके अंदर यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें से हमको 2 एलिमेंट यहाँ पे बताए गए हैं, 2 4 और 3 2 है, राइट। ओके, 2 4 एंड 3 2 है। तो m की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो सिंपली यहाँ पे जो भी अलग अलग टाइप की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है वो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या क्या गिवन है, 2 3 और 4, यही तीन टाइप की अलग अलग वैल्यू आपको दिख रही है, तो 2 3 4 आपका डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4 यानी कि आपका सी ऑप्शन डायरेक्ट, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे m क्रॉस m करना है तो क्या करोगे, m आपके पास आ गया, m क्रॉस m आप कर सकते हो, राइट। बेसिकली आपको करना क्या है, 2 3 4 को क्रॉस करना है 2 3 4 के साथ ही, राइट।
तो क्रॉस करके आप यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। रिजल्ट आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपके भरोसे दिखाऊं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन है, स्नेल फ्रॉग, बर्ड बर्ड, फॉक्स फॉक्स फ्रॉग, स्नेल फॉक्स, और ये आपका निकला है इस पर्टिकुलर सेट से, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो कंडीशंस तो अभी हमने सीखी है, कंडीशंस के साथ हम कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है आपका ए बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे चार लोग हैं, अगर स्नेल, फॉक्स, बर्ड और फ्रॉग, तो यानी कि स्नेल के साथ स्नेल आना चाहिए, ठीक है, सेम सेम वाले के बिलोंग करने चाहिए। फॉक्स के साथ फॉक्स आना चाहिए, बर्ड के साथ आपका बर्ड आना चाहिए, एंड फ्रॉग के साथ आपका फ्रॉग आना चाहिए, ठीक है। अगर ये चारों आपके रिलेशन के अंदर होंगे तभी हम क्या पाएंगे कि वो सिमेट्रिक है, सॉरी वो रिफ्लेक्सिव है, राइट। तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पे स्नेल सेल कहीं पर प्रेजेंट ही नहीं है, स्नेल सेल ही प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब ये डायरेक्ट आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो आपका यहाँ पे बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है, मतलब उल्टा भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर स्नेल फ्रॉग है तो फ्रॉग स्नेल भी प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे कहीं पे भी फ्रॉग कॉमा स्नेल प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन हम यहाँ पे एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखो स्नेल फ्रॉग है बट फ्रॉग कॉमा समथिंग तो यहाँ पे है ही नहीं, बर्ड बर्ड है बट बर्ड कॉमा समथिंग है ही नहीं, फॉक्स फ्रॉग है बट फ्रॉग कॉमा समथिंग है ही नहीं, स्नेल फॉक्स है बट फॉक्स कॉमा समथिंग नहीं है। एंड मैंने अभी आपको बताया था कि जब ऐसी वाली कंडीशन आए, जब आपके पास यहाँ पे ए कॉमा बी तो प्रेजेंट हो, ए कॉमा बी आपके पास प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर जनरल कंडीशन की बात करें तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए भी आपका यहाँ पे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी सी आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो आपका ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ये डेफिनेशन थी आपके ट्रांजिटिव की, राइट। बट अगर यहाँ पे हमारे पास ए कॉमा बी के बाद फर्दर स्टेप है ही नहीं, यानी कि बी कॉमा सी प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम इसको ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव मान लेंगे, मानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सीधे सीधे ट्रांजिटिव हो रहा है। अब अगला चेक करते हैं यहाँ पे। तो लेट पी बी द सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस, इसको देखते हैं। तो देखिए, लेट पी बी द सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस बारिंग आर, ठीक है। इसको आप बारिंग पढ़ते हो या फिर आप इसको एक्सक्लूड भी पढ़ सकते हो। बेसिकली सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। ये जो आपका बैक स्लैश है, तो देखो एस क्रॉस एस माइनस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। ओके, अब माइनस आर करने के बाद आपको क्या करना है, कार्डिनैलिटी बतानी है इसकी, ठीक है। ये आपका पी का सबसेट है, ओके। तो कार्डिनैलिटी यहाँ पे सीधे सीधे कैलकुलेट करनी है। तो देखो एस क्रॉस एस तो आप निकाल ही सकते हो, एस के अंदर आपके पास चार एलिमेंट थे, ठीक है। देखो एस के अंदर यहाँ पे चार एलिमेंट है ना, स्नेल फॉक्स बर्ड फ्रॉग, तो 4 क्रॉस 4 करोगे तो ये आराम से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। माइनस आर, ठीक है। आर का मतलब हो गया आपके पास यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, राइट, ओके। तो आर की वैल्यूज आपके पास यहाँ पे कितनी है, आपके पास ये 4 है, राइट। तो देखो 4 टाइम्स 4 करोगे तो 16 माइनस 4 यानी कि 12, राइट। अब अगर ये 12 आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो 12 आपको यहाँ पे सीधे से दिख जाएगा कि यानी कि आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 0 से 12 तक होंगी, राइट। तो आपका ये सीधे सीधे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये फिक्स्ड मेथड है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके रिलेशन को, ठीक है। रिलेशन यहाँ पे आपका तो कोई रिलेशन हो नहीं सकता, आप तो सिंगल हो। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे बेसिकली जो आपका रिलेशन बनने वाला होगा वो होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज कहाँ से निकलेंगी, बेसिकली आपके सेट से ही बन रहा है, तो सेट के अंदर चार एलिमेंट है, तो इसलिए आप इसको भी चार ही मानते हुए चलोगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट एस क्रॉस एस दैट नीड टू बी एडेड टू आर सच दैट द रिलेशन बिकम सिमेट्रिक। तो अगर हमें यहाँ पे रिलेशन को सिमेट्रिक बनाना है तो कितने कम से कम एलिमेंट्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, सो दैट हमारा जो रिलेशन है वो यहाँ पे सिमेट्रिक बन सके, ओके। तो देखिए आर आपके पास यहाँ पे कितना प्रेजेंट था, ठीक है। तो देखिए आर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट था, देखो
इसको मैं डायरेक्ट ले ही चलता हूँ, तो इसको देखते हैं। ये आपका आर था, राइट? तो ये आर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे। ये हमारा यहाँ पे आर आ गया। अब देखो, आर ये रहा। इसके अंदर कम से कम क्या क्या ऐड करें कि ये सिमेट्रिक हो जाए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आपके पास अगर ए भी है तो बी ए भी प्रेजेंट हो, राइट? स्नेल फ्रॉग है तो फ्रॉग कॉमा स्नेल भी प्रेजेंट हो। बर्ड बर्ड है तो बर्ड बर्ड का उल्टा तो ये खुद ही हो जाएगा, तो मतलब ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉक्स फ्रॉग है तो फ्रॉग कॉमा फॉक्स भी प्रेजेंट हो। स्नेल फॉक्स है तो आपके पास यहाँ पे फॉक्स कॉमा स्नेल भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो मतलब 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको कम से कम ऐड करने पड़ेंगे सो दैट ये सिमेट्रिक बन सके। तो 3 आंसर आ गया। ठीक है, 3 अलग-अलग एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब अगला चेक करते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है तो आपको इसका डोमेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डोमेन का मीनिंग क्या होता है? डोमेन का मीनिंग होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट? तो देखिए, ऊपर तो आप यहाँ पे कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्स प्लस 12 4x माइनस 8 है। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो आप कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमको कह रहा है कि आप आर रख लो वैल्यू को। आर मतलब रियल नंबर, कुछ भी रख लो मतलब। ठीक है, बट मैथमेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है कि कभी भी आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये वाली कंडीशन भूल के भी आपको नहीं बनानी है। तो मतलब नीचे आपका नॉन जीरो नंबर आना चाहिए, मतलब 4x माइनस 8 कभी भी आपका जीरो के इक्वलेंट नहीं होना चाहिए। तो 4x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 8 हो गया। 4 से इसको कट किया तो ये आपके पास माइनस में टू, सॉरी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे आर हो सकता है। बेसिकली आपके पास एक्स की वैल्यू क्या हो गई? आर माइनस टू। मतलब आपके पास यहाँ पे टू को छोड़ के कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, रियल वैल्यू को। ठीक है, तो आर माइनस टू हो गया। इसको ही हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बैक स्लैश का मतलब माइनस ही होता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स आपके पास ये रहा 9 मॉड एक्स माइनस 8। आपको क्या करना है? इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। और दूसरा फंक्शन आपके पास है जी एक्स 11 माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 8। ठीक है, इसकी आपको क्या करनी है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, तो ये हमें करना है। तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अगर हमको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें ऐसे चाहिए होगा कि मॉड एक्स यहाँ पे कब आपका मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, राइट? है ना? तो देखिए मॉड एक्स आपका यहाँ पे कब मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, उससे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? ओवरऑल मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मॉड एक्स की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो सकती है, इट कुड बी, लेट सपोज इट कैन बी, हो सकता है जीरो, राइट? बिकॉज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स तो आपकी यहाँ पे जीरो ही होती है ना। ठीक है, तो मोड के अंदर यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू जो कम से कम होगी वो जीरो होगी। अगर यहाँ पे आपके पास मिनिमम वैल्यू आप केस उठा रहे हो तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो 9 टाइम्स जीरो माइनस 8, तो ये तो जीरो ही हो गया। जीरो और माइनस 8 यानी कि आपके पास मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 8। ठीक है, बहुत अच्छे। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे। तो मोड के अंदर आपके पास यहाँ पे एक्स प्लस 8 है। अब यहाँ पे अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो सकती है? ठीक है, तो देखो अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जी एक्स की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपको सेम कंडीशन लगानी चाहिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो मॉडुलस है वो एक्स प्लस वाले फॉर्मेट में है। ठीक है, जब भी आपका एक्स प्लस कोई कांस्टेंट सी वाले फॉर्मेट में रहेगा, तो अगर आपको ओवरऑल फंक्शन की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, तो आप क्या करोगे? इस ओवरऑल ये जो आपके पास लाइक फंक्शन में प्रेजेंट है ये मॉड्यूलस, आप इसको कोशिश करोगे कि इसको नेगलेक्ट करो। ठीक है, इसको जीरो के इक्वलेंट लाओ। तो यानी कि आपका जो जी एक्स होगा वो 11 माइनस जीरो ये हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे को हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो जी एक्स कितना आ गया आपके पास? 11। ठीक है, तो देखो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, मिनिमम वैल्यू को क्या करा हमने? मोड एक्स को यहाँ पे जीरो के इक्वलेंट लिया। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले फॉर्मेट में था इसलिए हमने इसकी मिनिमम वैल्यू उठाई है।
वही यहाँ पे ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस सी, यानी सी यहाँ पे कांस्टेंट है, इस वाले फॉर्मेट में था, तो इसलिए हमने इसको जीरो करा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारी मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गई, राइट। तो जी एक्स आपका यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जी एक्स से, ठीक है। तो -8 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपके पास -88 आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये सेम मेथड आपको यहाँ पे बार बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट दैट्स द मेथड यू हैव टू फॉलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ओके, कौन सा फंक्शन होगा जो हमेशा यहाँ पे नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके, एक सेकेंड यहाँ पे। एक्चुअली मेरा यहाँ पे नोट पैड चल नहीं रहा था, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा जो नॉन नेगेटिव होगा। तो देखो कौन सा फंक्शन नॉन नेगेटिव होगा, मतलब एफ एक्स की वैल्यू आपको देखनी है, ठीक है। तो ये एक मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ कि आपको ये वाली बात याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी चीज अंडर रूट में है, ठीक है, अंडर रूट में कोई भी चीज है, तो ये हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। यानी कि आपका पास अगर यहाँ पे कुछ भी इस प्रकार है, रूट के अंदर एक्स लिखा हुआ है, तो ये एक्स आपका हमेशा या तो जीरो की इक्वलेंट होगा या तो उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। एक्चुअली करती है बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसको आप बाद में आगे कभी पढ़ोगे, ठीक है। ऑल तो अभी आपको मान के क्या चलना है कि रूट के अंदर कभी भी आपके पास यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए आप एक्स हमेशा यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास रूट के अंदर ये लिखा हुआ है 3x + 15, ठीक है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू चाहे कुछ भी लो, जैसे भी लो, आपके पास ओवरऑल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव, तो मतलब पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही आप देख रहे हो कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स है आपके पास यहाँ पे फंक्शन इक्वल टू सेकंड वाले केस में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव पॉसिबल है कि नेगेटिव वैल्यू आपकी ऑब्टेन हो जाए, राइट। आपका यहाँ पे थर्ड वाले केस में इट कैन बी पॉसिबल, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे ऑलवेज नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप इसको रॉन्ग कह दोगे, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी। सेम बात आप यहाँ पे लास्ट वाले की भी कह सकते हो कि एक्स की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन जो होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है, रूट वाली। ओके, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 1 1 एंड 1 2 चेक करना है, तो सेम लॉजिक के थ्रू जो मैंने आपको पहले बताया था वो आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको आप एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है। चलिए, बाय द वे ये वाला मतलब ऐसा फंक्शन है जिसको बहुत कॉमन है एंड बहुत लोग यूज करते हैं, तो आप इसको चाहो तो मतलब डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, ठीक है। कि ये हमेशा ऑन टू होता है बट कभी भी 1 1 नहीं होगा, ठीक है। बट स्टिल आप इसको एक बार खुद से जरूर ट्राई करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो आपके पास दो फंक्शन गिवन है, एफ एक्स और जी एक्स, एंड आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी हुई है, आपको चेक करनी है कि एक्स इक्वल टू वन पे कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो एक्स इक्वल टू वन देख लेते हैं। तो देखो एफ ऑफ वन आपका कितना आएगा, एक्स की जगह सीधे सीधे वन रख दो तो 1 + 2, तो ये ओवरऑल आपका 3 हो गया। अब जी ऑफ वन चेक करते हैं, ठीक है, यानी कि जी एक्स की वैल्यू वन पे। तो देखो 1 का स्क्वायर -4, तो ये तो आपका -3 हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे जो जी एक्स है वो आपका कहीं ना कहीं छोटा है एज कम्पेयर टू एफ एक्स, राइट। तो मतलब पहला स्टेटमेंट ही आपका ट्रू निकल गया, तो यही ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी सब आप ट्राई करोगे तो वो आपका रोंग आने वाला है, ठीक है। तो काफी आराम से आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। चलो अब अगला चेक करते हैं, यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में भी अगेन हमें यहाँ पे डोमेन बताना है, तो डोमेन बताने के लिए हम सेम लॉजिक यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि रूट के अंदर कुछ भी होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू जीरो होता है, ठीक है। जी ब्लड खड़ा रही है, काफी देर से मैं बोल रहा हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो देखो रूट के अंदर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखो 14 - 3x + 35 - 5x/4, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा बिकॉज ऑफ रूट, ठीक। ब्रैकेट का ध्यान देना, ब्रैकेट की गलती की वजह से बहुत बच्चे यहाँ पे रॉन्ग कर देते हैं, तो ब्रैकेट आप सारे अच्छे से बनाना, ठीक है। तो 14 माइनस आप इधर एलसीएम लोगे तो ये 12x + 35 - 5x हो जाएगा अपॉन में 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास 56 हो जाएगा, माइनस में 12x - 15x आप करोगे तो ये आपके पास 7x आएगा, ठीक है।
और माइनस के साइन की वजह से माइनस का 35 आएगा, ठीक है, अपॉन में 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो आगे देखते हैं। अब आगे आप ये करोगे तो ये आपका हो जाएगा 21 माइनस 7x। 4 को आप उधर भेजोगे तो ये तो गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो 21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7x हो गया। 7 से इसको कट किया तो 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x आ गया। यानी कि आपके x की वैल्यू 3 से छोटी है, ठीक है, या तो 3 के बराबर होगी या तो 3 से छोटी ही होगी। तो 3 से छोटी है तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक आ सकती है ना। 3 से छोटी वैल्यू है ना आपके x की यहाँ पे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक आ सकती है। 3 को आप इंक्लूड करें तो आप ये वाला ब्रैकेट यूज करोगे, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे पता है काफी बच्चे कंफ्यूज होते हुए थे एंड क्या होगा कैसे होगा ये पूछ रहे थे। बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। देखो डोमेन और रेंज हमें बोला गया है कि एम एक्स और एन वाई है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। डोमेन आपको बोला गया था कि एम कॉमा एक्स है एंड रेंज आपको बोला गया था कि ये एन कॉमा वाई है। अब आपको एम एन और एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, राइट। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट, है ना। अब देखो डोमेन को अगर कभी भी आपको चेक करना है, आपको फंक्शन दिख रहा है कि हमेशा यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे एकदम फर्स्ट पॉइंट तक जाते हैं, ठीक है। ओके, लेफ्ट टू राइट हमें हमेशा चलना पड़ता है। तो देखो जब भी आप डोमेन चेक करोगे तो आप यहाँ पे एक्स की तरह मूव करोगे, ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट आप जाओ एंड एक्स की वैल्यूज को चेक करो। तो देखो आई होप आपको ये दिख रहा हो, ये आपके पास -4, 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास 0, 9 लिखा हुआ है, ये आपके पास 3, 1 लिखा हुआ है एंड ये आपके पास 9, 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए आप देखो एक्स की क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो देखो लेफ्ट सबसे यहाँ पे आपके लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट मोस्ट साइड पे एक्स की वैल्यू -4 है। ओके, तो -4 है एंड सबसे राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू 9 है, राइट। ओके फाइन। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे डोमेन आ गया -4 से 9, ठीक है। तो ये आपका डोमेन आ गया, यानी कि एम की वैल्यू -4 हो गई एंड एक्स की वैल्यू 9 हो गई, राइट। अब रेंज की बात करें तो रेंज आपका वाई के फॉर्मेट में आता है, ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, डोमेन चाहिए होगा तो लेफ्ट टू राइट जाओगे एंड रेंज चाहिए होगा तो नीचे से ऊपर जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट देखो, ये आपका 3, 1 वाला है ना। तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 एंड सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी है 9। तो इसका मतलब है एन आपके पास 1 आ गया, वाई आपके पास 9 आ गया। तो एम कोमा एन को भी पूछे तो आप यहाँ पे बता सकते हो। एम आपके पास -4 था एंड एन आपके पास यहाँ पे 1 था, राइट। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स कोमा वाई की बात करी जाए तो एक्स आपके पास 9 है एंड वाई भी आपके पास 9 है, ठीक है। तो यस ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी। सो दैट्स इट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से करे हैं। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, खूब मेहनत करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो एंड टेंशन मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। आराम से आप बस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जितना हो सके उतना टाइम दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।